हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों विलयन हिंदी के अंदर। पिछली क्लास में हमने गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने कहा था गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, उसको आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चे गैस की द्रव में विलेयता को हम हेनरी लॉ, है ना, हेनरी के नियम से समझाते हैं। तो हेनरी लॉ पढ़ेंगे, हेनरी नियम की शर्तें पढ़ लेंगे, है ना, हेनरी नियम कब लागू होगा कब लागू नहीं होगा, हेनरी नियम के अनुप्रयोग पढ़ लेंगे और हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भाई हेनरी नियम क्यों पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे हेनरी नियम हमें समझाता है गैस की द्रव में विलेयता। क्या बेटा, गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव है। गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, है ना, गैस को लिक्विड में घोलना है, इस पे प्रेशर कैसे असर डालता है, दाब का प्रभाव हेनरी नियम से समझाते हैं, ठीक है, हेनरी लॉ से समझाते हैं। ओके, चलो एक बात तो ये क्लियर हुई, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या है हेनरी नियम। तो देखो, हेनरी कहता है कि मान लो आपने एक लिक्विड में गैस को घोलने के बारे में सोचा, ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है ना, और इसमें हमने द्रव भर दिया, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल कर रखा है ना। आपने कहा कि भाई मैंने इस पे क्या किया, हाई प्रेशर में गैस डाल दी, है ना, यहाँ हमने गैस डाल दी, ठीक है। अब जो आपका पात्र है ना बच्चे, ये बंद है ना, पात्र जो है क्लोज कंटेनर है, बंद पात्र है, आपने इसको बंद कर रखा है। अब गैस अंदर जाने के लिए प्रेशर तो लगाएगी, जान दो, घुलेगी तो सही, कोई भी गैस होगी, ज़्यादा घुलेगी कम घुलेगी पर घुलेगी तो सही, ठीक है। अब क्लोज कंटेनर है, ऊपर तो जाएगी नहीं, तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था, है ना, जितना ये जा सकती थी चली जाएगी, नहीं जा पाएगी तो वापस आ जाएगी, ठीक है। अब गैस जितना दाब लगाएगी, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकती, ढक्कन प्लास तो होना नहीं है ना, तो हम कहेंगे इतना भी प्रेशर नहीं है कि भाई ढक्कन अपने आप खुल जाए या बॉटल सील हो जो फट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम कहेंगे भाई गैस है, शांत तो बैठेगी नहीं, प्रेशर तो लगाएगी। अब यहाँ नहीं लगा सकती, यहाँ नहीं लगा सकती, तो यहाँ लगाएगी, अंदर जाने के लिए लगाएगी। तो गैस द्रव के ऊपर जितना प्रेशर लगाएगी उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लेकिन पात्र बंद होना चाहिए, गैस द्रव के साथ क्या होनी चाहिए, साम्य अवस्था में होनी चाहिए। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या बताओगे आप, गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस जो पानी में जा रही है, गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा द्रव की सतह पर, गैस कितनी घुलेगी पानी में, तो गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब, सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, लगाए गए दाब के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है कब, तो हम कहेंगे जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो। ये बात समझ में, गैस लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएगी उतना घुल जाएगी। शर्त इतनी है कि गैस और लिक्विड के बीच में क्या होनी चाहिए, साम्य अवस्था। तो जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो, आई बात समझ में, ये साम्य अवस्था में हो, ओके। गैस जितना प्रेशर अप्लाई करेगी उतना गैस लिक्विड में क्या होती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, ठीक है। अब इसको हम आप एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो, मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर ठीक है, और इसमें मैंने लिक्विड फिल कर रखा है ना, और हमने इसमें गैस भर दी और हमने इसके ऊपर क्या किया, वेट रख दिया,
ठीक है, वजन रख दी, ये ढक्कन है ना, इसको बंद करने के लिए हमने यहाँ पे वेट रख दिया और यहाँ हमने गैस फिल कर दी। ठीक है, थोड़ी बहुत गैस घुलेगी, बाकी गैस ये है ही। ठीक है, ये हमारी कंडीशन 1। सेकेंड केस में हमने क्या किया, सेम, सब कुछ सेम, पात्र सेम, बंद कर दिया, वही लिक्विड भर दिया, वही गैस भर दी जो पहले थी, है ना। लेकिन पहले मैंने वजन W ही रखा था, है ना। इस बार मैंने क्या किया, डबल W कर दिया। मैंने कहा वेट एक बार क्यों रखो, 2 बार रखो। वजन बढ़ाओगे तो फिर गैस क्या करेगी, गैस को अंदर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, पात्र वही है आपका, ये वाला है ना, पात्र आपका अभी वही। तो हम कहेंगे लग रहा है ज़्यादा घुलेगी, ऊपर वाले अणु कम है, देखो यहाँ अणु आपको ज़्यादा दिखे ऐसे। तो मैं ऐसा करती हूँ, वजन और बढ़ा देती हूँ। तो आपकी इच्छा है, आप ऐसा करो, वजन और बढ़ा दो, है ना। तो पहले W था, फिर 2W कर दी। अब मैंने कहा नहीं, ऐसा करो 3W कर दो, है ना। मान लो 1 किलो था तो पहले 2 किलो कर दिए, अब तुम 3 किलो कर दो। ये भी W, ये भी W, ये भी W। ठीक है, तो पहले 1 W था, बाद में 2 W है, यहाँ 3 W और यहाँ लिक्विड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओहो वजन 3 गुना कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि जो घुलेगी वो 3 गुना ज़्यादा घुल जाएगी। तो यहाँ आपको इक्का दुक्का अणु ही नजर आएगा, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा विलेयता नजर आएगी ऐसे। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड है ना, और ये क्या है ऊपर, ये आपकी गैस है। तो आप देखो जैसे भाई बाहर रखना, किसी चीज़ को प्रेशर कैसे लगाएगी, वजन देगी तो प्रेशर लगाएगी, है ना। मान लो कि है ना, अपन घर में जैसे आप खाना बनाते हैं, है ना, मम्मी खाना बनाती है, तो लास्ट में क्या होता है कि भैया ना, जैसे मान लो चावल ही है, तो एक बार बॉईल होने लग गए तो प्रॉपर हीट उसके पास पहुंच गई। अब और हीट सप्लाई करने से मतलब नहीं है, चावल तो बॉईल हो ही गया ना, 100 डिग्री उसको मिल गया, तो गैस कम कर दी। फिर बिल्कुल कम पानी बचता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, उस पर ढक्कन लगा के पूरा वजन रख देती। वजन रख देती है मतलब कि अब हीट तो जितनी देनी थी उतनी देनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेशर ज़्यादा करना है, हाई प्रेशर अप्लाई करूँगी, उच्च दाब अप्लाई करूँगी ना, जल्दी पक जाएगा खाना, है ना। हीट उसके अंदर पूरी की पूरी समा जाएगी, नहीं तो रिस रही थी, बाहर निकल रही थी हीट, तो फिर लॉस हो रहा था। तो आपकी मम्मी ने यही तो किया, वजन बढ़ाया। प्रेशर कैसे अप्लाई करेगी, वजन रख के तो प्रेशर अप्लाई करते, तो तुम कहोगे हाँ बाहर का दाब। अब तुम गैस पे दाब लगाओगी तो गैस बेचारी क्या करेगी, तुम्हारे को तो अपोज कर नहीं सकती, तो वो इस दाब को क्या करेगी, आगे ट्रांसफर करेगी। तो वो यहाँ घुलने के लिए और प्रेशर लगाएगी, घुल जाएगी उतनी घुल जाएगी, नहीं तो इक्विलिब्रियम तो है ही। तो हम कहेंगे हाँ साम्य अवस्था तो हमारी तीनों में ही थी, लेकिन यहाँ घुली हुई मात्रा सर्वाधिक होगी, है ना। तो आप कह रहे हो कि भाई गैस जब द्रव के साथ साम्य अवस्था में होगी तो गैस जितना दाब लगाएगी उतना उसका क्या होगा, अमाउंट घुलेगा ज़्यादा, तो जितना P होगा उतना M होगा। तो M प्रोपोर्शनल टू P। M क्या है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, देखो एट इक्विलिब्रियम, पहले तो हम साम्य अवस्था की बात करेंगे, जितना गैस घुल सकती है मर्जी से घुलने दो। तो एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर गैस की घुली मात्रा, क्या बेटा, साम्य अवस्था पर गैस की घुली मात्रा और गैस द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, समानुपाती। आपको लगा प्रेशर तो मैंने ऊपर लगाया, तो तुम उस पर ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो नीचे लगाएगी ना, वो कहाँ जाएगी, नीचे लगेगा प्रेशर ऐसे। तो हम कहेंगे अच्छा आप कह रहे हो M प्रोपोर्शनल टू P, M इक्वल्स टू KP। अब ये K हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। और न्यूमेरिकल करोगे तो आप ऐसा कर सकते हो, ये क्वेश्चन है NCERT में, M1/M2 इक्वल्स टू P1/P2। अब तुम M को गैस की घुली हुई मात्रा बोलो चाहे गैस की विलेयता बोलो, उससे कोई फर्क नहीं, वो एक ही बात है। क्लियर। तो हम कहेंगे ओके। अच्छा इस सब में एक चीज़ और थी, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो आपकी बातें ही नहीं चलेगी। यूँ नहीं कि आप एक तरफ तो ये सब बात बोल रहे हो और आप पानी को गर्म करना शुरू कर दी, है ना। भाई ताप बदलने से विलेयता बदलती है ना, गर्म पानी में थोड़ी ना घुलेंगी गैसें, ठंडे में घुल जाएंगी। तो यूँ नहीं कि हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं बार बार, तो फिर बातें बदल जाएगी। प्रेशर के साथ इफेक्ट बता रहे हो तो एक चीज़ को तो कांस्टेंट करो, टेम्परेचर तो चेंज करो, सॉरी टेम्परेचर तो कांस्टेंट करो, प्रेशर बदल बदल के देख लेंगे कितनी घुल रही है कितनी नहीं घुल रही। तो हम कहेंगे ओके चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे भी आपने लिखा ना एट इक्विलिब्रियम, लेकिन पहली शर्त क्या है, ताप कांस्टेंट रखना बेटा। अगर तुमने ताप बदल दिया तो फिर बातें बदल जाएंगी, फिर लड़ाई नहीं, फिर ये मत कहना अरे ऐसे ये क्या हुआ, ताप तो कांस्टेंट रखो। इन सब में विलियन में क्या है, सब में लिक्विड सेम है, यूँ नहीं इधर पानी है इधर बेंजीन है इधर CCl4 है, ऐसा नहीं, एक ही लिक्विड,
एक ही लिक्विड रखो, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करो तो बार बार चेंज थोड़ा ना करोगे, है ना। लिक्विड सेम रखो, टेम्परेचर सेम रखो, अब आप गैस भी सेम रखो, और आप सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट दे रहे हो तो प्रेशर चेंज करो, जिसको स्टडी करना है उसको चेंज करो ना, बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट रखने पड़ेंगी ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, तो देखो हम दूसरे तरीके से समझाते हैं इसको। यदि गैस की द्रव में विलेयता को, यदि गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो यदि गैस की द्रव में विलेयता को मूल भिन्न के संबंध में समझाए, है ना, मैं एक्सप्लेन तो करूं लेकिन किस रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूंगी मैं समझा तो रही हूं उसको मूल भिन्न के रूप में। यदि गैस की द्रव में विलेयता को किस रिस्पेक्ट में समझाऊं, मूल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है भाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को मैं मूल फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर रही हूँ, उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ, ठीक है ना। अब तो देखो, तो हेनरी यहाँ आएगा, हेनरी के अनुसार यहाँ आपका हेनरी नियम लगा, हेनरी कह रहा है मोल फ्रैक्शन की रिस्पेक्ट में समझाओ, ठीक है। हेनरी के अनुसार पहली चीज़ मैंने तुम्हें कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, तो बाकी की बात करेंगे। टेम्परेचर नहीं लिखा कांस्टेंट तो गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, निश्चित ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, ठीक है, तो निश्चित ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, मैं उसकी सॉल्युबिलिटी उसको समझा किस में रही हूँ, मूल भिन्न की रिस्पेक्ट में। अब मुझे चीज़ बताओ कि तुमने कहा जितना प्रेशर लगेगा उतना गैस घुल जाएगी, ठीक है, तो मैंने गैस कितनी ली थी उससे तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कितनी गैस घुली वो गैस के मोल भिन्न है जल में, गैस के मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल मतलब गैस के मोल, पानी के मोल, और दो से ज़्यादा गैस है तो सबके मोल, है ना, तो एक के मोल अपॉन टोटल मोल, ऐसा ही कुछ हुआ, विलय विलायक सब मिला, तो हम कहेंगे हाँ। तो अब मैं ना पानी के अंदर जो गैस है उसकी बात करो, मान लो दो अलग अलग गैस है, ठीक है, एक गैस जो है वो ज़्यादा घुल रही है, एक गैस जो है कम घुल रही है, ऊपर से मैंने तो वजन दोनों को बराबर लगाया, जैसे मेरा ये एक्सपेरिमेंट था ना, ये है ना, मान लो मैंने दो अलग अलग गैसें ली, येलो के साथ मैं ना एक और गैस मिला ली, मान लो मेरे पास पिंक है ना, ये भी मिला लेती हूँ, तो येलो वाली भी घुल रही है और ये पिंक वाली भी घुल रही है, और तुम कह रहे लो प्रेशर तुमने बराबर लगाया ना, तो तुमने तो दोनों को बराबर प्रेशर दिया, अब उन दोनों ने अंदर जाने के लिए अपनी तरफ से कितना प्रेशर लगाया, है ना, आपने तो मिला के दिया, आपने कहा 100 ATM दे देता हूँ, अब 100 ATM में से उसने कितना यूज़ किया और दूसरी वाली ने कितना यूज़ किया, है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा यार, मैंने तो ओवरऑल लगा दिया, मैंने तो एक ओवरऑल प्रेशर दे दिया, अब तुम बांट लो। अब हम कहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे कि ये जो पानी है ना, इसमें देखो येलो मॉलिक्यूल ज़्यादा है कि वाइट ज़्यादा है, अगर येलो ज़्यादा है मतलब येलो ज़्यादा घुली है, और वाइट ज़्यादा है मतलब वाइट वाली ज़्यादा घुली है, तो येलो ज़्यादा है मतलब येलो ने पानी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा दिया अंदर आने के लिए, और वाइट वाली ने क्या किया होगा, कम प्रेशर लगाया होगा। तो अभी हेनरी कह रहा है ऐसे समझो ना, एक से ज़्यादा कैसे हो, तो निश्चित ताप पर किसी द्रव में गैस के मोल भिन्न, गैस की विलेयता मतलब गैस के मोल भिन्न, आपने एक से ज़्यादा गैस ले ली है ना, या आप विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात कर रहे हो, तो निश्चित ताप पर किसी द्रव में गैस के मोल भिन्न क्या होंगे, उसके द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होते हैं, है ना। कितने पानी में मोल भिन्न कितने, तो तुमने प्रेशर कितना लगाया, या मैं ऐसा कह दूं, है ना, निश्चित ताप पर किसी द्रव में गैस द्वारा लगाया गया दाब, उल्टा है ना तो उल्टा लिख देते हैं, चलो बात है वही, किसी द्रव में गैस द्वारा लगाया गया दाब, कितना प्रेशर लगाया हमें कैसे पता, हमने तो ओवरऑल ऊपर से सील पैक करके दे दिया था, तो हम कहेंगे अब पानी में गैस कितनी आ रही है वो भी देख लो ना, जो गैस ज़्यादा घुली हुई दिख रही है उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो द्रव में गैस द्वारा लगाया गया दाब उसके मूल भिन्न के समानुपाती होता है ना, मूल भिन्न के समानुपाती होता है, लेकिन अब भी शर्त वही है कि तो तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल मूल भिन्न के समानुपाती होता है जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो, जब गैस
द्रव के साथ साम्यावस्था में हो। आई बात समझ में? ये ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो भाई मान लेते हैं ऐसा कह रहे। तो अब तो देखो गैस द्वारा लगाया गया दाब, तो मैं कह रही हूँ पी गैस प्रोपोर्शनल टू कितना लगाया दाब उसने, तो हम कहेंगे देखो गैस के मोल भिन्न कितने हैं, एक्स गैस। ये गैस के मोल भिन्न वो नहीं है जो तुमने ली, मैंने इतनी गैस ली, उससे क्या मतलब, गैस इन लिक्विड है, पानी में कितनी गैस गई ना ये वो चल रहा है, गैस इन लिक्विड, पी गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। और यहाँ हेनरी कहता है कि एक्स जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, के एच हेनरी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो पी गैस इक्वल्स टू के एच एक्स गैस। के एच क्या है, तो बेटा के एच जो है ना वो हेनरी कांस्टेंट है। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। क्लियर? किन बातों पर डिपेंड करता है, तो हेनरी कांस्टेंट एक तो ताप पर निर्भर करता है, गैस कौन सी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर गैस की पानी में घुलने की क्षमता अलग अलग है, तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आप हर गैस को पानी में ही घोल रहे हो क्या, किसी में भी घोल सकते हो। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और टेम्परेचर तीनों पर डिपेंड करता है हेनरी कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है? तो हम कहेंगे हाँ ओके चलो क्या ही दिक्कत है ना। अब हुआ क्या, हेनरी का टेम्परेचर से सीधा सीधा लेना देना है ना। देखो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार नीट में भी पूछा हुआ है, 2024 के पेपर में भी पूछा हुआ है। ताप बढ़ने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है क्या बेटा, ताप बढ़ाएंगे हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ने से तो गैस की द्रव में विलेयता घटती, गर्म पानी में थोड़ा ना गैस घुलेगी, बताया था मैंने। हीलियम को छोड़ दिया जाए, बच्चे पूछते मैडम हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज तो ताप बढ़ने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है और गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, तो हम कहेंगे विलेयता घटती है ना। यानी गैस की द्रव में विलेयता क्या बेटा, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता और हेनरी कांस्टेंट एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गैस की द्रव में विलेयता और हेनरी कांस्टेंट एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात क्लियर है? तो हम कहेंगे ओके टेम्परेचर बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी। कैसे, तो देखो पी गैस, आपने कहा पी गैस इक्वल्स टू के एच एक्स गैस, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है ना, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो मान लो 10 आ रहा है, तो अगर ये 2 है तो ये 5 है ना, और अगर ये 5 हो गया तो ये 2 हो गया ना, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट ही तो फिक्स आनी चाहिए। तो अगर 2 होगा, हेनरी कांस्टेंट कम है तो देखो x ज़्यादा है, विलेयता ज़्यादा है, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया तो विलेयता क्या होगी, कम। ऐसे पढ़ लो, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब ताप बढ़ने के साथ साथ हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, और तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी जो है गैस की लिक्विड में वो कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो गैस की द्रव में विलेयता हेनरी कांस्टेंट के इनवर्स, ठीक है। ये अब हेनरी के नियम की शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है, हेनरी लॉ की क्या कंडीशंस है। तो देखो हेनरी कहता है गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, तो हम कह रहे देखो गैस घुली जितनी घुली है ना, हम प्रेशर लगा देंगे तब भी क्या होगा, जितनी प्रेशर को खुद लगाएगी उतना घुल जाएगी, वापस ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर गैस विलायक से क्रिया कर लेगी तो नीचे गई, वापस आई नहीं, तो वापस आई नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना। जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं ना, तो क्या होता है हम पानी में गए, फिर एक बार तो जितना भी नीचे जाओगे एक बार तो ऊपर आओगे ही, फिर स्विम करना शुरू करोगे ना, तो मुझे आपकी स्विमिंग स्किल देखनी है, आपको तैरना आता है कि नहीं आता है।
तो एक बार तो नीचे जाके ऊपर आओगे ही सही, फिर हाथ पाँव चलाओगे, अरे बचाओ बचाओ, यहाँ आता है अच्छे से तो तैर जाओगे। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ तो मैं आपको ऐसे ही धक्का दूंगी, हाँ जाओ और ऊपर आओ। अब मैंने कहा कि नहीं देखना नहीं, ऐसे वैसे पाँव में पत्थर बांध के और डुबो दो, तो भाई वो तो गया, ऊपर आएगा ही नहीं। तो अगर ऊपर आएगा ही नहीं तो मैं उसकी स्किल कैसे चेक करोगे, मर जाएगा ना वो। तो सिमिलरली अगर गैस घुली है ना, ठीक है, उसने अपना जितना जोर लगाया उतना घुल जाएगी, वापस ऊपर आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी तो हम देख लेंगे हाँ ये कम घुल रही है, ज़्यादा घुल रही है। लेकिन अगर वो क्रिया ही कर लेगी, मान लो अमोनिया है और पानी में जाके NH4OH हो गया, तो अंदर ही बैठ जाएगी ना, ऊपर आएगी ही नहीं। तो मैं स्टडी कैसे करूँगी, तो मेरे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, पहली शर्त है। फिर प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। भाई हमने तो ऊपर से प्रेशर लगा के सील किया ना, तो आप इतना तो प्रेशर नहीं लगाते कि गैस द्रवी बन गई, तो उसके पास चॉइस ही नहीं है नीचे जाने के अलावा, तो फिर मैं उसको स्टडी नहीं कर पाऊंगी। तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। फिर तो ऐसे तो फिर ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, इतना ठंडा मत कर देना कि गैस द्रव अवस्था में आ जाए, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ताप कम नहीं, ताप बहुत कम नहीं, नॉर्मल होना चाहिए, कम होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं, बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। और तो भाई चौथा पॉइंट है गैस जो है ना, या आपका जो विलायक जो है वो शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। या फिर आप कह दो विलयन जो है वो तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, विलयन आपका तनु होगा तो काम चल जाएगा। ये सारी बातें तो होनी चाहिए अगर आपको हेनरी को मनवाना है तो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन से पहले एक ना ग्राफ देखो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है HCl की सॉल्युबिलिटी है ना, M और P में आप ग्राफ खींच दो। तो हम कहेंगे हमने तो पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो M प्रोपोर्शनल टू P है ना, और M/P क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो समानुपाती का ग्राफ तो ऐसा आएगा, M/P। देखो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस M की है ना, तो ये M और ये क्या है P, तो ये थीटा निकालो, तो थीटा क्या आएगा M/P आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो मैं कहूँगी tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, तो M/P तो K के बराबर है। तो tan थीटा मतलब ग्राफ की ढाल है ना, स्लोप जो है ग्राफ की ढाल जो है वो हेनरी कांस्टेंट के बराबर आ रही है, ठीक है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब हम कहेंगे चलो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार प्रेशर है तो गैस की सॉल्युबिलिटी 0.5 ग्राम पर लीटर है। अगर प्रेशर 3 बार कर दिया तो गैस की विलेयता बताओ। अब ऐसे ही कर सकते हो, देखो एक बार में 0.5 है, दाब को 3 गुना कर दिया, विलेयता 3 गुना हो जाएगी, तो 5 का 3 गुना कर लेते, 0.5 का 3 गुना कर लो, है ना। या फिर तुम फॉर्मूला लगा लो M1/M2 इक्वल्स टू P1/P2, ठीक है। M1 तो पहले अमाउंट कितना था, कितनी घुल रही थी, तो हम कहेंगे 0.5, प्रेशर कितना था 1, अब कितनी घुलेगी ये आप बता दो, प्रेशर कितना है 3। तुम चाहो तो सॉल्व कर लो और बिना समय गवाए करना है तो ऐसे कर लो। तो M1 है बेटा 0.5, M2 मुझे बताना है, पहले प्रेशर 1 अब प्रेशर 3, तो M2 इक्वल्स टू 1.5 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। M2 इक्वल्स टू 1.5 ग्राम पर लीटर, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, यदि विनाइल क्लोराइड की STP पर जल में विलेयता 0.09 मोल पर लीटर है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दो, ठीक है। अब देखो विनाइल या वाइनिल क्लोराइड STP पर जल में विलेयता 0.09 मोल पर लीटर, तो देखो 0.09 मोल प्रति लीटर, मतलब तो मैं कहूँगी विनाइल क्लोराइड तो 0.09 है और जल कितना है 1 लीटर,
मोलरता क्या होती है 0.09 मोल प्रति लीटर, है ना। तो मैं कहूँगी भाई विलेय के मोल, है ना, विलेय के जो मोल है वो तो 0.09 है, ठीक है। और जल यानी विलायक, ठीक है, विलायक यानी जल, जल कितना है तो वो 1 लीटर है। और जल को 1 लीटर को 1000 ग्राम मान लो, क्योंकि जल का घनत्व कितना मान के चलते हैं 1 ग्राम पर ml। क्या बेटा, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ml पे 1 ग्राम, तो तुम कहोगे अच्छा 1 लीटर पे 1000 ml यानी 1000 ग्राम, ठीक है। तो विलायक के मोल निकाल दो, तो ओके भाई विलायक के मोल निकाल देते हैं, कैपिटल N निकाल देते हैं। तो भाई मास तो 1000, मोलर मास 18, तो मोल तो 55.5 आए, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट बताना है ना, और एसटीपी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है, तो हम कहेंगे बार में तो 1.013 बार होता है ना। तो अब मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगी, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, तो मेरे पास फॉर्मूला था पी गैस इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट और एक्स गैस। तो बेटा प्रेशर कितना है, तो प्रेशर तो है मेरे पास 1.013, हेनरी कांस्टेंट मुझे फाइंड करना है, गैस के मोल है ना, एक्स गैस का मतलब समझे ना, गैस के मोल भिन्न क्या होता है, गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। तो हम कहेंगे गैस के मोल जो है दैट इज 0.09, है ना, और टोटल मोल तो 0.09 प्लस 55.5, ये तो कर लोगे ना, 0.09 प्लस 55.5। अब तुम चाहो तो 55.5 के सामने इसको नेग्लिजिबल मान लो, तो हेनरी कांस्टेंट निकालो। तो हम कहेंगे देखो 1.013 को 55.5 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय 0.09 कर दो, आंसर तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बिठाएंगे आप, है ना, क्या करना है 55.5 क्या करना है भाई, 55.5 को मल्टीप्लाई किया इन्होंने 1.013, ठीक है, 56.22 डिवाइड बाय क्या करना है 0.09, ठीक है ना। तो हेनरी कांस्टेंट है ना, हाँ 1.013, ठीक है, एक सेकेंड, 1.013 मल्टीप्लाई विद 55.5, लमसम ले रही हूँ मैं, ठीक है, 55.5, ओके। और डिवाइड किससे करना है, विलेय के मोल कितने हैं, स्मॉल n, डिवाइड बाय 0.09, ठीक है। तो ये आपका 624 के अराउंड आ रहा है ना। तो हमको आपको क्या बताना है, स्टैंडर्ड ये बताना है, क्या बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट आपका आ जाएगा 617 के आसपास, ठीक है, और 0.09 लोगे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू, क्लियर है, समझ में आ गया। ये आपको लर्न होना चाहिए। एसटीपी पे जो प्रेशर है ना बेटा, वो आपका कितना होता है, एसटीपी पे प्रेशर होता है 1.013 बार, ठीक है। और हमने सीधा सा फॉर्मूला लगाया था कि पी गैस इक्वल्स टू के एच और एक्स गैस क्या था, गैस के मोल भी, गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। तो गैस के मोल तो मैंने 0.09 ले ली, और टोटल मोल तो भी पानी का तो 1 लीटर लिया ना, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब मोल कितना है 55.5, ये तो बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और आप चाहो तो 55.5 में 0.09 ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो 55.59 हो जाएगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, है ना। तो आपका आंसर 617 एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे ना 55.5 में 0.09, तो फिर तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 617, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में, अब ध्यान से सुनना, 1 लीटर जल, तो पहले तो देखो मैं विलायक मान लेती हूँ जल। अब तुम कह रहे हो विलायक जो है वो 1 लीटर
और अगर पानी है तो ऑब्वियसली वो 1000 ग्राम है। तो मैं तो पहले मोल निकाल के चल लेती हूँ क्योंकि बाद में ही दुखी करता है। तो 1000/18 तो मैं कहूँगी ये तो 55.5 आया। चलो एक टेंशन तो खत्म। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हमने पानी में डाला, ठीक है, 1 लीटर पानी मतलब 55.5। नाइट्रोजन के कितने मोल घुलेंगे, तो ठीक है स्मॉल है ना, पूछ रहे हो देख लेंगे। मिलीमोल घुलेंगे, चलो मिलीमोल निकाल देंगे। नाइट्रोजन का आंशिक दाब पी गैस है ना, पी गैस कितना है 0. अच्छा पी गैस है आपका 0.987। ठीक है, चलो नाइट्रोजन तो इतना प्रेशर लगा लेगी। ठीक है, और नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट, हाँ ये देखो हेनरी कांस्टेंट तुम्हें दिया है 76.48। अब किलो बार, किलो मतलब 1000 होता है बेटा। अब आप अपना सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपको क्या टेंशन है, आपको यही फॉर्मूला पता है कि भाई पी गैस इक्वल्स टू क्या होता है KH एक्स गैस, है ना। देखो पिछला वाला क्वेश्चन सेम। अब मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ पी गैस इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट, एक्स गैस क्या होता है गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अब तुम कह रहे हो पी गैस तो मुझे पता है 0.987। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट डिवाइड कर दो, हेनरी कांस्टेंट भी पता है कितना 76.48 और ये 10 की पावर 3 है ना। नाइट्रोजन के मोल बताने, अब टोटल मोल तो मैं इसको लगभग 55.5 ही लिख रही हूँ क्योंकि अब इसमें क्या ही ऐड करूँगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 55.5 लिख दो, नगण्य मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब स्मॉल एन निकालो, तो 0.987 इंटू 55.5 10 की पावर -3 ऊपर डिवाइड बाय 76.48। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये मोल आएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा, मोल आएगा। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको हटा दो 10 की पावर -3 को, तो ये मिली मोल आ जाएगा। तकलीफ क्या है ना, मोल दिया है, मिली मोल निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और मिली हटाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ऐसे। तो वही ओके, ये इसका सोल्यूशन है, आंसर तुम ले आओगे। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन इंग्लिश में बता रही हूँ। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो भाई ये कह रहा है ऊंचाई पे रहने वाले लोग, है ना, ऊंचाई पर रहने वाले लोग जो आपके लोग हैं या लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है। क्यों? हेनरी के हिसाब से इसका जवाब दो कि भाई जो लोग हाइट पे रह रहे हैं उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो बच्चे अपन जैसे जैसे हाइट में जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ आती है ना, तो ऊपर हवा ही नहीं है तो प्रेशर कैसे होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो हवा नहीं है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो विलेयता घट जाएगी। हमने तो पहले ही पढ़ा था गैस जितना दाब लगाएगी उतना घुलेगी। और कहाँ घुलना है, तो भाई सांस लेके ऑक्सीजन को बोलना है ना ब्लड में, ऑक्सीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, तो हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे तो दिक्कत है, ऑक्सीजन कम है तो फिर प्रेशर कम है तो फिर विलेयता भी कम है ना। तो हम कहेंगे उसका तो यही की वजह है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या होता है वहाँ पे कम होता है ना। तो विलेयता कम क्यों है, तो आंसर है कम वायुमंडलीय दाब के कारण, है ना। एयर का प्रेशर ही कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और देख द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, असत्य कथन बताओ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बेटा इंग्लिश में फंस गए थे तो मैं कहा चलो करा देती हूँ इसमें। असत्य कथन बताइए, है ना। पहला देखो, द वैल्यू ऑफ KH इज ग्रेटर फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर, है ना। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए समान ताप पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो कहीं घुलती है पानी के अंदर, हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं, हाइड्रोजन तो बहुत ही हल्की, तो इनकी विलेयता कम है, मतलब हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट और विलेयता इन्वर्स है। तो हम कहेंगे ठीक है, इनकी विलेयता तो वैसे ही कम होती है तो हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है, हो सकता है। फिर वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। ताप बढ़ने पे हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, तभी तो विलेयता घटती है, तो ये भी सही।
हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl, तो हम कहेंगे हाँ हेनरी लॉ में थोड़ा प्रॉब्लम तो है, HCl जो पानी से क्रिया कर लेती है ना, HCl जो है वो पानी में मिक्स होके तुम देखो फिर ये अम्ल भी तो है, तो ये ऐसे हो जाती है, हाइड्रोनियम आयन हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है, और अगर कम भी है तो फिर ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाता है। तो हेनरी नियम तो तब लगाना था जब क्या हो, तो हम कहेंगे हेनरी नियम तो तब लगाना था जब क्या हो, गैस विलायक से क्रिया ना करती हो, तो ये तो क्रिया कर रही है तो नहीं लगेगा। फिर हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, तो हेनरी का नियम तो तभी लगता है जब गैस की विलेयता कम होती, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती, तभी हेनरी लॉ लगता है। तब आपको यहाँ क्या करना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखो जो पक्का पक्का आता है वो बता दो, तो मैं कहूँगी पक्का पक्का तो ये सही है कि भाई अगर गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन कर जाती है तो हेनरी लॉ नहीं लगता है ना, क्योंकि गैस प्रेशर लगाना ही बंद कर देगी, तो रिएक्शन करके कुछ नया ही बन गया। तो ये तो पक्का सही है कि भाई हेनरी लॉ अगर गैस की सॉल्युबिलिटी कम है तभी लगता है, ज़्यादा है तो नहीं लगता है। फिर हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl, ये भी सही है क्योंकि HCl सॉल्वेंट से रिएक्शन कर जाती है, तो फिर वहाँ हेनरी लॉ नहीं लगता, ये भी सही है। फिर टेम्परेचर बढ़ने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है ना, वो भी सही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी घटती, तो हम कहेंगे हाँ टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है और हेनरी कांस्टेंट बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी घटती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही। अ वैल्यू ऑफ KH इज ग्रेटर फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर, तो ये तो स्टेटमेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली तो और ही कम होगी, हाइड्रोजन तो हल्की है ना, तो वो तो क्या है बिल्कुल ही नहीं घुलेगी, ऑक्सीजन फिर भी थोड़ी बहुत तो सॉल्युबल है, तो सेम नहीं हो सकती है ना। द वैल्यू ऑफ KH इज ग्रेटर फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर चेंज होगा। और हेनरी, अच्छा इसको ऐसे समझो कि हेनरी कांस्टेंट जो है ना बेटा वो गैस की प्रकृति पर भी तो निर्भर करता है, ऐसे समझो इसको, यहाँ फंस रहे हैं है ना। टेम्परेचर सेम है तो हेनरी कांस्टेंट सेम होगा, वो सही है, लेकिन गैस भी तो सेम होनी चाहिए। डिफरेंट गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए वो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास है H2S गैस है, टॉक्सिक गैस है, रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है H2S गैस में से। अब एनालिसिस से पता चला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.2 मोल, मोलैलिटी है स्मॉल है, तो देखो H2S गैस के मोल तो हो गए बेटा 0.2 है ना, और मोलैलिटी का मतलब क्या, मोल पर केजी, तो पानी हो गया तुम्हारे पास 1 किलो, और 1 किलो मतलब मैंने तुम्हें अभी बताया 1000/18 को फिक्स कर लोगी 55.5। फिर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, H2S गैस वाटर, अच्छा STP पे ठीक है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू तुम फाइंड करो किसमें, पास्कल में, और STP दिया है तो STP पे प्रेशर कितना होता है, तो STP पे प्रेशर होता है 1 लाख या 101,325 पास्कल, नहीं तो तुम इसको 10 की पावर 5 ले सकते हो, 1 लाख ले सकते हो चलेगा, नहीं तो फिर 101,325। अब तुम्हारे पास तो फॉर्मूला है ना, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, P गैस इक्वल्स टू हेनरी गैस कांस्टेंट इनटू N/N+N, तो हम कहेंगे ठीक है, तो बेटा P गैस तो मैं रख लेती हूँ 101,325 इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट, गैस के मोल 0.2, टोटल तो 0.2 और 55.5 ऐड कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 101,325 यहाँ निकाल लेते हैं, हेनरी कांस्टेंट 101,325 इंटू 55.7 डिवाइड बाई क्या कर देती हूँ 0.2 कर देती हूँ, सॉल्व कर लो उसको, है ना। उसको अगर 1 लाख भी मानोगे तो तुम्हारा आंसर 55 का आधा आना चाहिए, तो 55 का आधा 25 और 26 27 के आसपास आना चाहिए, तो आपका आंसर जो है लमसम ये बैठेगा। चेक कर लो, और चेक कर मतलब सॉल्व करना ही क्यों है, इसको 1 लाख मान लो, पॉइंट पॉइंट उड़ा दो, 557 का आधा कर लो, तो 500 का आधा 250, 50 का आधा 25 और 7 का आधा 3 3.5 के आसपास मान लो, है ना। तो 250 25 मतलब 275 और 7 और ले लो,
275 और 3 और ले लो तो 276, 278 और 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पहुँच जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू का आंसर। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक देखो, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस। अब हेनरी क्या कहता है पहले तो हम कहेंगे भाई हेनरी कह रहा था गैस जितना प्रेशर लगाएगी लिक्विड पे उतना गैस घुल जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे पानी में कोई गैस घोलनी है, मान लो मुझे जल में CO2 की विलेयता बढ़ानी है, जल में CO2 की विलेयता क्या करनी है, बढ़ानी है, तो बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे, तो हेनरी ने कहा था प्रेशर ज़्यादा रखना, तो तुम जब गैस को सील करोगे तो हाई प्रेशर रख लेना, उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, और टेम्परेचर लो रखना, है ना। तो जल में CO2 की विलेयता या कोई भी गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए इसे क्या करेंगे, तो हम इसे हाई प्रेशर, उच्च दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और निम्न ताप पर क्या करते हैं, पैक करते हैं या सील करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, है ना। सेकंड क्या था, तो भाई हेनरी जो है एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया, है ना बेटा, एनोक्सिया, नो ऑक्सिया, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। अब ये क्या मुसीबत है, तो देखो जब हम पहाड़ी पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं ना, ऊंचाई पे जाते हैं, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे हवा कम होती है, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। हाइट पे जाएंगे एयर का प्रेशर कम होता है। अब हेनरी क्या कहता है, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो बेटा वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा, है ना, तो गैस की, और गैस भी क्या लिखूँ, ऑक्सीजन लिख दूँ, O2 गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी, रक्त में विलेयता, तो हम कहेंगे नहीं, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्लड को तो फिर हमारे डाइजेशन वाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, है ना। एक एक सेल जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, हर सेल को सांस लेनी होती है, ऑक्सीजन करना होता है और ग्लूकोज को CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो हम कहेंगे नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे से नहीं आ रही, तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नहीं है, है ना, तो इसका मतलब समझे कि जो क्लाइंबर्स है, जो लोग रहते हैं, चलो उनको तो आदत ही होती है, लेकिन जो क्लाइंबर्स है उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं, तो भाई वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, फिजिकली वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, और सोच नहीं पाते हैं, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, थोड़ा सा यूँ गुस्सा वुस्सा आने लग जाता है, हाइट पे जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो अनेबल टू थिंक, है ना, सोचने की जो क्षमता है ना वो उनकी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो भाई ये प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, तो इसको तो हम एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, एक और समस्या आती है, वो आती है स्कूबा डाइवर्स के साथ, है ना। स्कूबा डाइवर्स मतलब समझे, गोताखोर। ठीक है, गोताखोर पानी में गोते लगाता है ना वो, तो स्कूबा डाइवर जो पानी में बॉटम में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हाई प्रेशर पे अपना गैस जो है वो सिलेंडर में लेके गए हैं, तो सिलेंडर में तो अपन क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे गैस को सील कर देते हैं। अब आपने बाहर से ही प्रेशर ज़्यादा लगाया तो घुलेगी आराम से, तो बहुत सारी गैस जो है वो आराम से सांस के थ्रू जो है ब्लड में घुल जाती। तो स्कूबा डाइवर जब समुद्री तल से सतह पर आता है, तल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ आ रहा है, तो हम कहेंगे वो टॉप पे आ रहा है, समुद्री तल से अगर स्कूबा डाइवर कहाँ आ रहा है तो हम कहेंगे सतह पर आता है। ठीक है, तो देखो अब वो सरफेस पे आ रहा है तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, हाइट पे जाओगे तो प्रेशर कम होगा, है ना, तो हम कहेंगे दाब घटता है। ठीक है, प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, है ना, रक्त में O2 की विलेयता। अब हम सांस में ऑक्सीजन नहीं लेते, नाइट्रोजन भी लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों की विलेयता घटेगी। अब अगर ये घटेगी तो तुम समझे गैस कैसे बाहर निकलती है, विलेयता घटना मतलब गैस बाहर निकलना, तो गैस कैसे बाहर निकलती है, पानी में से गैस कैसे बाहर निकलती है, तो हम कहेंगे बबल्स बनाती, कोल्ड ड्रिंक है ना, कोई भी सोडा वाटर है तो गैस कैसे आती है, तो हम कहेंगे तो बबल्स के फॉर्म में बाहर आती। तो अब ब्लड में गैस ऑक्सीजन की विलेयता घट रही तो ब्लड में बबल्स बनेंगे,
ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये क्या मुसीबत है। अगर ब्लड कैपिलरीज में, रक्त केशिकाओं में बुलबुले बनने लगते, बबल्स बनेंगे। अब ये तो गड़बड़ है। अगर ब्लड कैपिलरीज में बबल्स बनने लगेंगे तो मतलब समझे, इससे तो ब्लॉकेज हो सकता है, इससे तो हार्ट अटैक हो सकता है ना। हार्ट अटैक हो सकता है भाई, मेडिकल कंडीशन हो सकती है, मर सकता है आदमी इससे। तो ये तो बड़ी मुसीबत है। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बैंड्स। तो गोताखोर किस समस्या का सामना करते हैं? तो हम कहेंगे बैंड प्रॉब्लम को फेस करते हैं। समुद्री गोताखोर पानी में किस समस्या को मतलब फेस करते हैं? तो हम कहेंगे बैंड्स को। अब हेनरी कैसे मदद कर रहा है? हेनरी तो सिर्फ इतना बताता है, दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, दाब घटेगा तो विलेयता घटेगी, है ना। तो ऊपर आ रहा था गोताखोर, तो दाब घट गया, तो हेनरी कहता है विलेयता घटेगी। अब दूर कैसे करें? तो देखो, इसको रिमूव करेंगे हम। जो उनका किट है ना, ब्रीदिंग किट जो है उनका, जो गोताखोर ब्रीदिंग किट ले जा रहा था, उस किट में लगभग 11.7% हम हीलियम भर देंगे, है ना। क्यों? तो हीलियम हल्की है, तो जैसे जैसे ऊपर आएगा, इतनी तेजी से तो ऊपर आएगा नहीं, यहाँ आ गया, धीरे धीरे ऊपर आता है ना। तो जैसे जैसे ऊपर आएगा ना, तो गैस निकल तो रही थी, तो हीलियम है ना हल्की है, तो फटाफट क्या कर देती, बाकी सारी गैसेस को दूर कर देती, बाहर आउट कर देती है, और ये बबल्स नहीं बनने देती, है ना। तो उसके किट में क्या करो, 11.7% हीलियम, 56% के आसपास नाइट्रोजन और 32% के आसपास ऑक्सीजन। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई बैंड समस्या का समाधान कैसे? तो इसका एक ही समाधान है, ब्रीदिंग किट का कंपोजिशन याद रखो। क्लियर? तो हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ की कंडीशंस क्या है, हेनरी लॉ कब लगेगा कब नहीं लगेगा, और हेनरी लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये सब आप बना लोगे इस लेक्चर से। नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट टर्म पे वो हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है। तो जब भी वीडियो यूट्यूब पे आए तो आप इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल ये सारी वीडियोस आपके ऐप में अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।